हेलो। हाँ डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। लेक्चर 95 देखिए। ग्राफिकल क्वेश्चन कर रहे थे, कहाँ तक? शायद 60 तक कर दिया हमने। बगडन अंडर ग्राफ 61 से स्टार्ट करते हैं। देखो स्टेज 3 में जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61। तो 61 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखेंगे आप। 61 नंबर क्वेश्चन में ये 8 है और ये 20 है जी। ये 8 है, ये 20 है, ये एक्सरलेशन है, ये x है। समझ गए? तो आप देखेंगे इस ग्राफ से हमें कार्य निकालना है जी। तो कार्य क्या होता है? एफ की जगह क्या लिख सकते हैं? एम ए इंटू एस। एम कितना है? 10 किलोग्राम। ए एस कहाँ से आएगा? ए एस इस ग्राफ का क्षेत्रफल ले लो। ए एक्स बोल दो बेशक, ए एक्स आ जाएगा। इस ग्राफ का क्षेत्रफल ले लेते हैं। इस ग्राफ का क्षेत्रफल कैसे आएगा? देखो ग्राफ का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज दिख रही है जी, ये पूरा क्षेत्रफल लेना है। ठीक, त्रिभुज दिख रही है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार कितना है? 8। किसमें? सेंटीमीटर में दे रखा है। और ये क्या दे रखा है? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इन दोनों को बदलना पड़ेगा। सेंटीमीटर को किस में बदल दो? मीटर में। 100 से डिवाइड कर दो। इसी तरह क्या है? 20 है, 20 को भी क्या लगाना पड़ेगा नीचे? 100। सेंटीमीटर है तो उसको क्या बनेगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। 10, तो ये कितना आ जाएगा बोलो? 8 इंटू 10 रेज टू पावर। 8 इंटू 10 रेज टू पावर कितनी आएगी? 2 और 1 3, -3। ठीक है, 8 इंटू 10 टू द पावर -3। तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 8 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल। कोई दिक्कत? यूनिट कन्वर्जन था बस। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखो एक खिलौना कार, एक टॉय कार है। खिलौना कार द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, उस पर एफ बल के चल रही है। आप इस ग्राफ को देखिए ध्यान से। ग्राफ आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है? ये बल है और ये क्या है? ये एक्स है। तो ये यहाँ पर आप देखिए, ये इस बिंदु को जहाँ टच कर रहा है वो कौन सा पॉइंट है? वो 11 नंबर पॉइंट है। ये पॉइंट 10 हो गया जी और ये पॉइंट 12 हो गया जी। इस बिंदु पर टच कर रहा है। तो फोर्स जीरो कहाँ हो रहा है? फोर्स जीरो x इक्वल टू 11। x 11 पर फोर्स क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। तो बस वहां तक ही चढ़ेगा वो। तो y दिशा में या x दिशा में भाई वो अधिकतम कितना विस्थापन ले सकता है? x ही ले सकता है, 11 ही है। ठीक है, उसके बाद 63 में क्या देखो? h ऊंचाई से कण को गिराया जाता है जिसको एक नियत क्षैतिज वेग दिया जाता है। h ऊंचाई से कण गिराया जाता है जिसे एक नियत क्षैतिज वेग दिया जाता है। h ऊंचाई है, एक कण गिराया जाता है और उसको एक कोई नियत क्षैतिज वेग दिया जाता है। मान लेते इस तरह से उसको वेग दे दिया तो वो इस तरह प्रक्षेप्य पथ पे जाएगा। कण की समय t के सापेक्ष गतिज ऊर्जा का सही रूप कौन सा दिखाएगा? भाई गतिज ऊर्जा तो बढ़ती जाएगी जी। उसकी गतिज ऊर्जा है वो समय के साथ क्या होती जाएगी? बदलती जाएगी। भाई वेग आगे आता जा रहा है, आगे आते जा रहा है वेग। तो गतिज ऊर्जा क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। जिस बिंदु पर यह टच करेगा वहां तो गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी उस पॉइंट पर। गतिज ऊर्जा कैसे बढ़ेगी? क्योंकि वेग लगातार बढ़ रहा है। समय वेग तेजी से बढ़ रहा है तो सीधी रेखा में नहीं जाएगा। गतिज ऊर्जा आपने क्षैतिज वेग दिया तो गतिज ऊर्जा 0 भी नहीं है। यहां से अगर आप नियत बढ़ती तो ये सब हो जाता है, लगातार बढ़ रही है गतिज ऊर्जा, तो ऐसे ग्राफ जाएगा। समझ गए? 60 थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए,
अब बढ़ते हैं जी 64 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 64 देखो जी क्या क्वेश्चन है। 64 में एक ग्राफ दिया गया है जी। 64 में ग्राफ दिया गया है यू एक्स ग्राफ, एक्स के साथ ऐसा ग्राफ है जी, ठीक है, पॉइंट ए तक। कोई पॉइंट ए दिखाया गया है, यहां से यहां स्थिति जो है बढ़ती जा रही है और बाद में नियत हो गई। तो अगर आप कहोगे इसका कौन सा ग्राफ बनाना है जी, एफ एक्स ग्राफ बनाना है क्या? हाँ एफ एक्स ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनेगा बताओ? ढाल जैसे वेग समय से त्वरण समय ग्राफ बनाते थे वही तरीका लगाना है, जिस तरह वेग समय से त्वरण समय ग्राफ बनाते थे। देखो तो फार्मूला क्या होता है, एफ इजुकल टू डी यू बाई डी एक्स, लेकिन आगे साइन क्या होता है, माइनस। तो पहले तो आप इसको अवकलन करोगे तो ये नियत है, इसका तो क्या हो जाएगा जी, जीरो ही हो जाएगा। इसके बाद ये ए के बाद का ग्राफ तो यही आ जाएगा जी, ए के बाद का ग्राफ तो ये आ जाएगा, ठीक है। ए से पहले का ग्राफ क्या आएगा, ये बढ़ रहा है तो ये नियत हो गया। देखो समझ गए? तो ये कौन सा ग्राफ आएगा, ये आएगा जी 64, समझ गए। अब 65 कहते हैं निम्न में से कौन सा ग्राफ गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में कण की तल से ऊंचाई में सही संबंध दर्शाता है। एक ग्राफ एक लेता हूं जी मैं, क्या है, ऊर्जा और ऊंचाई के बीच का ग्राफ है, ऊर्जा और ऊंचाई के बीच का ग्राफ है। तो क्या कहते हैं निम्न कौन सा ग्राफ गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को दर्शा रहा है। आप ये देखो जी कि जैसे आप किसी वस्तु को फेंकते हो, मान लो प्रक्षेप्य गति में फेंके या सीधा ही फेंके, तो स्थितिज ऊर्जा तो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, ऊंचाई बढ़ रही है। जब स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा घटेगी जी, ऊंचाई के साथ। यह ऊंचाई है, ऊपर बढ़ते जा रहे हैं तो गतिज ऊर्जा नीचे आएगी जी, गतिज ऊर्जा घटेगी बिल्कुल। ये काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है। इसको आप U से लिख दो, इसको आप E से लिख दो, ठीक है। 66 पे आ जाते हैं। 66 क्या कहता है, एक्स एक्स पर गतिमान वस्तु के लिए बल की स्थिति के सापेक्ष निम्न प्रदर्शन करता है। वस्तु साम्य अवस्था में कहां पर है, x1 और x2 जब दोनों बराबर हैं, दोनों जगह साम्य अवस्था पर है जी। x1 बराबर साम्य अवस्था पर क्या है, आरंभिक स्थिति x2 पर है, वस्तु स्थायी साम्य अवस्था में। ये देखो बल तो दोनों पे जीरो है, बल तो दोनों पे जीरो है। ये बात मैंने आपको बताई थी जब नीचे से ऊपर जाते हैं और यहां ऊपर से नीचे आ रहे हैं जी, दो स्थिति है। बल तो दोनों पे जीरो है, लेकिन यहां पर हम बल को क्या है, दिशा ऋणात्मक की तरफ बढ़ा रहे हैं। F ये x है, ये है जी अस्थायी साम्य अवस्था और ये है स्थायी साम्य अवस्था। कैसे? क्योंकि यहां पर जो आप देख रहे हो बल अधिकतम से पहले यहां पे बल बढ़ा है, फिर बल वापस घटा है, बल ने अपनी दिशा बदली है, -F आया है du/dx, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। 67 देखिए, प्रदर्शित स्थितिज ऊर्जा दूरी x के साथ परिवर्तित है। कण पर कार्यत बल शून्य होगा, कहां पर शून्य है जी, B और C पर शून्य है, बिल्कुल वहां ढाल जीरो है जी, B और C पर शून्य है। अब इसी तरह देखिए आगे, तो देखिए अगली बात क्या है, अगली बात है जी 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, देखो 68 में देखा है कि प्रदर्शित चित्र में स्प्रिंग को खींचने के लिए आवश्यक बल
दूरी x के साथ परिवर्तित है। यदि प्रयोग दी गई स्प्रिंग की आधी लंबाई के साथ किया जाए तो OA क्या होगा? ये देखो fx ग्राफ है, fx f और x के बीच में ग्राफ है, ये O से A तक जाती है जी ये लाइन, ठीक है। प्रदर्शित चित्र में स्प्रिंग को खींचने के लिए आवश्यक बल दूरी x के साथ परिवर्तित है। यदि प्रयोग दी गई स्प्रिंग की आधी लंबाई के साथ किया जाए, तो स्प्रिंग की आधी लंबाई के साथ किया जाए तो रेखा OA ये है जी F समानुपाती है जी x के, ठीक है। जब स्प्रिंग की लंबाई कम होगी तो उसमें ज्यादा बल लगाकर, भाई बड़ा स्प्रिंग होगा ना जी, बड़ा स्प्रिंग में थोड़े बल पे ज्यादा प्रसार आ जाएगा क्योंकि उसमें एक्सटेंशन ज्यादा। छोटा ही स्प्रिंग है तो जितना आप बल ज्यादा लगाएंगे तो उतना प्रसार पे आएगा। तो इसलिए ये लाइन कहां चली जाएगी? भाई इतना ही प्रसार लेना है, मान लेते हैं आपको इतना ही प्रसार लेना है, इतना ही प्रसार आपको लेना है तो आपको यहां पर बल ज्यादा लगाना पड़ेगा जी। ये इतने बल में काम नहीं पड़ेगा, ये ज्यादा बल लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। कहने का मतलब बल का मान बढ़ जाएगा और रेखा है वो F की तरफ विस्थापित हो जाएगी। 69 देखिए, 69 के एक वस्तु नियत त्वरण द्वारा विराम अवस्था से चलती है, नियत त्वरण द्वारा विराम अवस्था से चल रही है, यानी आरंभिक ऊर्जा 0 है, यानी आरंभिक गतिज ऊर्जा भी 0 है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल भी क्या है 0 है, यानी ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा जी गतिज ऊर्जा का। विराम अवस्था से चलती है वस्तु नियत त्वरण द्वारा विराम अवस्था से चलती है, तो वेग लगातार बढ़ता जा रहा है जी, त्वरण है, वेग लगातार बढ़ता जा रहा है तो गतिज ऊर्जा लगातार बढ़ती जा रही है। एक्स के साथ समय के साथ होती तो ग्राफ ऊपर वैसे चला जाता, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी क्योंकि दोनों एक दूसरे के समानुपाती है। ये देखो कैसे, गतिज ऊर्जा क्या है हाफ एम वी स्क्वायर, और त्वरण में हम क्या लिख सकते हैं, त्वरण में हम क्या लिख सकते हैं देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, यू क्या है 0 a x, वी स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं 2ax, और त्वरण क्या है नियत, ये तो क्या है बताओ नियत है, तो आप क्या बोल सकते हो वी स्क्वायर समानुपाती है जी x के, हाफ एम वी स्क्वायर समानुपाती है किसके x के, यानी E समानुपाती है किसके x के, E और x समानुपाती है तो ग्राफ क्या जाएगा सीधी रेखा में। तरीका सीख लीजिए। 2 क्वेश्चन और बचे हैं भी ग्राफिकल के, फिर अगले स्टेज में कूद जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है, प्रदर्शित वक्र स्थितिज ऊर्जा U और अंतराणविक दूरी R के मध्य कौन सा वक्र प्रकृति में पाए जाने वाले स्थायी अणु के लिए है? ऐसा ग्राफ बनाया था आपको, ऐसा ग्राफ बना के दिखाया था आपको ऐसे, वही ग्राफ है ये, पहला ही आंसर U और R के बीच में। और आखिरी क्वेश्चन 71, एक कण मूल बिंदु पर रखा गया है, बल F इक्वल टू kx लगता है, U0 Ux, तो U और x के बीच में कौन सा ग्राफ होगा? आप ये देखो U और x के बीच में कौन सा ग्राफ होगा। ऊर्जा क्या होती थी हाफ के एक्स स्क्वायर, वो भी किसके साथ माइनस के साथ, U समानुपाती थी जी एक्स स्क्वायर के, या आप ऐसा बोल दो एक्स स्क्वायर समानुपाती है माइनस यू के। ऐसे आपको देखो ग्राफ बनाने सिखाए थे बिल्कुल स्टार्टिंग में, ग्राफ बनाने सिखाए थे आपको, ठीक है। U और x के बीच का ग्राफ है ये, तो x के कितने आदमी 2 आदमी, U का अकेला, U को घेरना है, कौन से U को माइनस वाले U को, ऐसा ग्राफ जाएगा फर्स्ट आंसर। कोई प्रॉब्लम? तो ठीक है जी, अब हम स्टेज 4 में जा रहे हैं। स्टेज 4 में हम मेडिकल वाले क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। आज
ठीक है, तो देखेंगे स्टेज 4। स्टेज 4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है स्टेज 4 में? देखो, विराम अवस्था में स्थित m द्रव्यमान का एक कण एक समान त्वरण से गति प्रारंभ करता है। t समय के पश्चात उस कण की चाल v हो जाती है। कण को दी गई शक्ति कितनी होगी? विराम अवस्था से चल रहा है जी, यानी आरंभिक वेग क्या है उसका? 0 है। विराम अवस्था से m द्रव्यमान का कण है, एक समान त्वरण से गति प्रारंभ करता है। एक समान त्वरण है, त्वरण नियत है, एक समान त्वरण से गति प्रारंभ करता है। t समय के पश्चात उसका वेग v = u + at। v का मान आ गया जी at, ठीक है। और कण को दी गई शक्ति, शक्ति क्या होगी? fv mav। a की जगह क्या लिखूं बताओ? v/t इंटू v। तो उत्तर क्या आ गया बोलो? उसको क्या कह रहा है? शक्ति पूछा गया आपसे। ये शक्ति को ऐसे ले लो, कार्य बटे समय लो, डायरेक्ट फार्मूला मतलब तात्क्षणिक शक्ति नहीं पूछी है, ये बात ध्यान रखना। कार्य बटे समय, वर्क अपॉन टाइम t। वर्क क्या गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होगा, उसकी ऊर्जा आ गई है 12mv² अपॉन टाइम t। तो शक्ति क्या आ गई? mv²/2t। ये थोड़ा सा ध्यान रखना जी, mv² अपॉन 2t, ठीक है। इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? देखो, एक इंजन एक रबड़ के अंदर नोजल पानी निकालता है, पानी पाइप से होकर जाता है, 2 मीटर बाहर निकलता है। पाइप को प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान इतना, इंजन की शक्ति क्या होगी? ऐसा क्वेश्चन आपको कराया था, ध्यान हो तो। ये क्या फार्मूला आया था बताओ? रो ए वी की क्यूब, ऐसा फार्मूला आया था, ठीक है। तो आपको क्षेत्रफल तो यहां दिया नहीं है, तो आप इसको ऐसे करो, देखो एफ वी से करो। एफ की जगह क्या ले लो? हमें क्या दिया हुआ जी? किलोग्राम पर मीटर। एम ए इंटू वी आपको दे रखा है dx dm/dx, ऐसे बोल दो, या बोल दो m/l बोल दो डायरेक्ट, बेशक। कितना दे रखा है? 100 kg/मीटर। तो देखो, m a की जगह क्या लिखता हूं? v एक्सेलरेशन क्या होता है? v/t और अपॉन v आ गया जी, ठीक है। अब इसको आप ऐसे बना दो, mv²/t, सही है। l से मल्टीप्लाई कर दो और l से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा? m/l एक तरफ हो गया, और यहां क्या मिला? l/t। l/t को क्या बोल दो? v। m/l इंटू v का क्यूब। m/l कितना है? 100। v कितना है? 2 की क्यूब। 2 दूना 4 दूना 8, यानी कितना आ गया? 800 आ गया, ठीक है। ये फार्मूला याद रख सकते हो आप, m/l इंटू v क्यूब। थर्ड नंबर देखिए, पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित एक वस्तु पृथ्वी पर वापस आने से पहले पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई तक पहुंचती है। गुरुत्वीय बल द्वारा लगाई गई शक्ति का मान सर्वाधिक होगा कब? जब वस्तु के पृथ्वी पर टकराने से ठीक पहले, बिल्कुल उसमें वेग अधिकतम होगा जी। भाई आप ये देखो, F तो mg रहेगा, और शक्ति क्या होगी? mg इंटू वी। और ये गुरुत्वाकर्षण वाले पाठ में आप पढ़ोगे कि यहाँ पर ऊपर जाते हैं तो g कम हो जाता है, नीचे आते हैं यहाँ पे g अधिकतम होता है। गुरुत्वाकर्षण जो g है वो 9.8 मान लेते हैं, वो पृथ्वी के सतह पे लेते हैं। बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे तो उसका मान कम हो जाता है जी, ठीक है। तो mg इंटू वी
बस अब वैल्यू पुट कर दो जी, एम जी इंटू वी की। एम जी तो एम जी रहेगा, वी अधिकतम कब होगा, जब वो टकराने वाली होगी, वी मैक्सिमम। वी मैक्सिमम पृथ्वी के नजदीक, पहला आंसर। तीसरे का। चौथा देखो, किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है यदि, निकाय की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कब हो जाएगी जी, यदि निकाय द्वारा संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि W क्या होता है, संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन उसके विरुद्ध कार्य है, यानी माइनस। माइनस इसीलिए आया है क्योंकि उसके विरुद्ध कार्य करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सीधी रेखा पर गति करते हुए कण पर बल F दूरी d के साथ चित्र में दिखाए गए अनुसार बदलता है। कण को 12 मीटर विस्थापन के दौरान किया गया कार्य कितना होगा। तो बस ग्राफ का क्षेत्रफल ले लो जी, छोटा सा क्वेश्चन ही है। ग्राफ का क्या ले लो, क्षेत्रफल। पहले तो 3 से 7, 7 माइनस 3, 4 गुणा 2, और पीछे कौन है, त्रिभुज, 1/2, 12 माइनस 7, 5 इंटू 2, 2 से 2 कैंसल, 8 प्लस 5, 13 जूल। ठीक है, आगे बढ़ दिए। नेक्स्ट, बस आज की क्लास में डिस्कशन जितना हो जाएगा कर देंगे, लगभग खत्म हो जाएगा। कुछ एक इंजीनियरिंग के क्वेश्चन रहेंगे, एक दो कोई, वो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में भी देख सकते हो। वैसे जो स्टेज 5 है मैं सोल्व करवा ही रहा हूँ आपको, वैसे ये CLC के यूट्यूब पे भी आपको जाके देखोगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, देखो, एक स्प्रिंग से x दूरी को विस्थापित करने पर ऊर्जा E है, x/2 दूरी पर विस्थापित करने पर ऊर्जा क्या होगी। x दूरी पर ऊर्जा E है, हाफ के एक्स स्क्वायर। नई ऊर्जा कितनी दूरी पर विस्थापित कर रहे हैं, x/2 दूरी पर, तो बस हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, पीछे कौन बच गया, 1/4, और इसकी जगह क्या लिख दो, E/4 आ गया जी। क्वेश्चन 7 देखिए, क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, U का मान दिया हुआ है जी, A r⁻², और B r⁻1। तो सतही संतुलन क्या होगा, F लीजिए du/dr माइनस du/dr -2r⁻1 -1r⁻²। यहां पर -1 नहीं, -3, एक पावर कम करते हैं ना, और इसको क्या कर देंगे, 0 कर दीजिए। क्या होगा जी, माइनस माइनस प्लस, 2a/r³ माइनस माइनस प्लस, और आगे फिर साइन माइनस, इसको आगे 0 करना है, b/r², 2a/b, r⁻3, r⁻2, r का मान आ गया जी 2a/b। 7 के बाद 8 नंबर, 8 नंबर क्या कह रहे हैं, m द्रव्यमान की एक कार विराम अवस्था से प्रारंभ होकर इस प्रकार त्वरित होती है कि कार से प्राप्त तात्क्षणिक शक्ति का मान p0 है। तात्क्षणिक शक्ति p0 है, तो इस कार पर तात्क्षणिक वेग समानुपाती होगा, किसके समानुपाती होगा, तात्क्षणिक वेग
शक्ति क्या है जी, ताक्षणिक शक्ति P इक्वल टू एम ए इंटू वी। एक ही जगह क्या लिख सकता हूं, dv बाई dt, तो v dv P नोट बाई एम इंटू डी टी, वी स्क्वायर बाई 2 P नोट बाई एम डी टी का हो गया जी टी। वी स्क्वायर समानुपाती टी, ये सब नियत है। v समानुपाती किसके, रूट टी के। कोई दिक्कत, 8 तक हो गए हैं जी, आगे बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट बात देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के, एक पत्थर को ऊंचाई से गिराया जाता है, यह सवेग P से भूतल को टकराता है। यदि इसी पत्थर को 100% अधिक ऊंचाई से गिराया जाए तो भूतल को किस सवेग से टकराएगा। आप ये देखो, किसी वस्तु को ऊंचाई से छोड़ते हैं तो उसका अंतिम वेग होता है √2gh, और सवेग होता है जी एम बी, एम इंटू में √2gh होता है जी, ठीक है। h ऊंचाई से गिराया जाता है तो सवेग p है, h ऊंचाई से छोड़ा सवेग p, फाइनल सवेग। उसको कितनी ऊंचाई से गिराया बताओ, नई ऊंचाई कितनी है, नई ऊंचाई देखो कितनी है, 100% अधिक है, यानी h में 100%, 100% क्या, कितना आया जी, 2h आया, ठीक है। तो आप √2 को बाहर ले लो, पीछे क्या आ गया जी, m इंटू में √2gh, यानी √2 टाइम्स ऑफ आरंभिक सवेग आ गया, अंतिम सवेग, ठीक है। तो सवेग में परिवर्तन कैसे निकालोगे, सवेग में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल गुणा 100, √2 टाइम्स ऑफ P इनिशियल, P इनिशियल, P इनिशियल, P इनिशियल कॉमन लेके कैंसिल कर दो, ऊपर कौन बचेगा, √2 माइनस 1, √2 कितना होता है 1.41 माइनस 1, तो कितना आएगा जी 0.41 इंटू 100, कितना आएगा 41%, ठीक है जी। फिर देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या, किसी कण का द्रव्यमान m बराबर 2 kg है, m 2 किलोग्राम है, 3I चार्ज न्यूटन पर बल लगता है, 3I प्लस जे इस पर बल लग रहा है जी। उसकी स्थिति इस मीटर से इस मीटर की ओर विस्थापित कर देते, बल द्वारा किया गया कार्य वही लेना है जी, F.80 करना है। कण 2 किलोग्राम का बल है, कण पर इतना न्यूटन का एक समान बल लगता है, इसकी स्थिति R1 0J K R2 4I 3J माइनस के, R क्या हो गया R2 माइनस R1, 4 माइनस 2 3 माइनस 0 माइनस माइनस, ठीक है। F.R I को I से करेंगे, 6 J को J से किया, तीन I प्लस J ही था ना बल, J को J से करेंगे, 3 को 3 से किया, K उसमें है ही नहीं,
तो कितना है जी, 9 जूल है क्या आंसर? वेरी गुड, सही आंसर है। 10 के बाद 11 नंबर पे आ जाइए। 11 नंबर क्या कहते हैं देखो, 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका x दिशा में 10 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करता है 20 से 30 तक। ये सवाल आपको बहुत बार बता दिया जी, वही है dw इक्वल टू एफ डी एक्स। कहाँ से कहाँ, 20 से 30, और बाद में ये W आएगा, F की वैल्यू रख दीजिए। आप माइनस का ध्यान रखना बस, इसमें रिटार्डेशन मंदन बल है तो 0.1x dx 20 से 30, इसको सोल्व कर दीजिए। वर्कडन को क्या कर देंगे, वर्कडन का मान आ जाएगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी बोलेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो ये क्या आएगा जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपको निकालनी है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वेग और द्रव्यमान दे रखा है ½ mv² माइनस 0.1 और x²/2 20 से 30। द्रव्यमान रख दो, उत्तर आ जाएगा 475। करवा दिया, कई बार करवा दिया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगली बात है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये अगले पार्ट का क्वेश्चन है। उसमें जब आप पढ़ेंगे ना द्रव यांत्रिकी तो कर पाएंगे ये क्वेश्चन। द्रव यांत्रिकी का क्वेश्चन है ध्वनियों में। ये देखो 150 mm पारे का दाब, ये पढ़ा नहीं है जी अभी आपने, तरल का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 के 1 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड किसी समय पर निर्बल बल F का मान दे रखा है 2Ti प्लस में 3T² J। ठीक है, 2Ti 3T² J। यहाँ I J X Y का अनुदिश मात्रक समय t पर बल द्वारा उत्पन्न शक्ति कितनी होगी। किसी समय t पर इस बल के द्वारा उत्पन्न शक्ति निकालनी है तो सबसे पहले इसका वेग निकालना पड़ेगा जी। त्वरण क्या होगा, F/m। द्रव्यमान कितना दे रखा है बताओ, 1 किलोग्राम, यानी इसका त्वरण क्या आ गया, इसका त्वरण आ गया 2Ti प्लस 3T² J। ए क्या होता है, dV/dt। dV क्या हो गया जी, A/dt। dV का तो V आ गया, A का मान रखो, A का मान कितना है 2Ti 3T² J और साथ में लगा दो जी dt। तो क्या आएगा बोलो, 2T⁴ 2/2 3T⁴ 3/3 T² T³ J। और कब निकालना है ये, अच्छा ये वेग आ गया v। अब देखो बल क्या था, F और v दोनों लिख दो। F का मान है 2Ti 3T² J। v का मान है T² T³ J। शक्ति क्या, F.V 2T⁴ 3T⁵ 2T⁵ 3T⁵ पहला आंसर, कोई दिक्कत।
अच्छा सवाल था ये भी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। 40 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं जी। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखो, एक ग्राम द्रव्यमान वर्षा की बूंद 1 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरती है, भूतल को 50 मीटर पर सेकंड से टकराती है। यदि जी का मान 10 हो तो गुरुत्वीय बल वायु में प्रतिरोधक बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। ये सवाल हम कर चुके हैं भाई, ये सेम सवाल हमने किया है। कहां पर किया बताऊं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिखाता हूं, देखो आपको स्टेज 2 में है ये, स्टेज 2 में ये क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर बता देता हूं मैं, ये देखो 63, स्टेज 2 का 63 क्वेश्चन है वही है, और आंसर वही है 10 और 8.75। स्टेज 2 का क्वेश्चन नंबर 63 है, ठीक है, मिला लो आप बेशक, उसका पहला आंसर ही है, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं जी लास्ट 15 नंबर क्वेश्चन पर। मेडिकल का एक आखिरी क्वेश्चन बचा है हमारे पास। 15 क्वेश्चन क्या है, किसी कण पर y दिशा में कोई बल लगता है F = 20 प्लस में 10y, बल कार्य कर रहा है F न्यूटन में, y मीटर में, कण को 0 से 1 मीटर तक गति कराने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। कार्य क्या हो जाएगा जी, एफ डी एक्स हो जाएगा कार्य। कहां से कहां कराना है बताओ, 0 से 1 मीटर तक, y में दे रखा है तो इसको dy में ले लेंगे, 20 प्लस में 10y dy, और कहां से कहां करेंगे 0 से 1, 20 इंटू में dy 10y dy, 20 y हो जाएगा इसका 10 y²/2 हो जाएगा इसका। कहां से कहां 0 से 1, यानी सीधी बात है जी 1 ही पुट कर दो, तो यहाँ तो आ जाएगा 21 और इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा जी 5 और आंसर आ जाएगा जी 25 जूल। ये 5 आ जाएगा 25 जूल, पहला आंसर बिल्कुल सही बात है जी। कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं आप यहाँ तक, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक द्विपरमाणु अणु के दो अणुओं के बीच लग रहे बल की ऊर्जा U का मान दे रखा है जी a x की घात -12 b x की घात -6, a और b नियत है। तो ये सवाल तो आपको करवा दिया जी कई बार, ये सवाल तो कई बार करवा दिया। क्या करो, du/dx को 0 करो, x का मान आएगा वो वापस इसमें पुट करते हैं तो फिर ये u आ जाएगी जी। और लास्ट में क्या लिखना है आपको, d का मान लिखना है u इन्फिनिटी माइनस u साम्य अवस्था पर, u साम्य पर, इन्फिनिटी पर तो सब कुछ 0 आता है, u साम्य अवस्था पर यहां से आ जाएगी, माइनस में आएगी b²/4a, तो आंसर आएगा जी b²/4a। x का मान निकालो, इसको 0 करो x का मान, और क्या करना है x का मान u में रखो, इसमें रखो वापस, और फिर u आएगा सोल्व करने पर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ जी। इंजीनियरिंग का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर वैसे 4th ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, देख लीजिए आप 1 का आंसर क्या था।
स्टेज एक का जी 3, b²/4 है, बिल्कुल सही आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखो, एक प्रश्न में प्रकथन 1 और प्रकथन 2 दिए गए हैं। प्रकथनों के पश्चात दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दोनों प्रकथनों का सर्वोत्तम वर्णन करता है। यदि बल नियतांक क्रमशः K1 और K2 वाली दो कमानियां S1 और S2 एक समान बल में तनित हो जाए, तब यह पाया जाता है कि कमानी S1 पर कमानी S2 के मुकाबले अधिक कार्य करना पड़ता है। ठीक है, वही बात है जी, ये कुछ बात नहीं है, हम जो पहले पढ़ते थे। एक बार था बल नियत, यानी बल बराबर था F1 = F2, और एक बार था एक्स नियत, यानी बोलें तो x1 = x2 बराबर था। तो उसमें क्या क्या था, W1/W2 हाफ K1 x1 का स्क्वायर K2 x2 का स्क्वायर। उसमें W और K समानुपाती था, इसमें W और K व्युत्क्रमानुपाती है। समझ गए? ये कहते हैं कि प्रकथन ये कहता है, यदि कमानियां में एक समान मात्रा में तनित हो, तब S1 पर किया गया कार्य S2 पर किए गए कार्य से अधिक है। S1 पर किया गया कार्य S1 W1 पर किया गया कार्य W2 के किए गए कार्य से ज्यादा है। ठीक है, और प्रकथन 2 क्या कहता है, ये कब हो सकता है जी, कहता है कमानी में एक तनित किया जाए तब S1 पर किया गया कार्य S2 पर किए गए कार्य से अधिक है। S2 पर किए गए कार्य से अधिक है, समान मात्रा में तनित की जाती है। यदि बल नियतांक K1 K2 दो कमानी S1 S2 एक समान बल से तनित किए जाए, तब यह पाया जाता है कि कमानी S1 पर कमानी S2 के मुकाबले अधिक कार्य किया जाता है। जब समान मात्रा में तनित की जाए, तब यह पाया जाता है कि S1 पर कमानी S2 के मुकाबले अधिक कार्य किया जाता है। S1 पर कार्य अधिक किया जाता है जी, S1 पर कार्य अधिक कर रहे हैं, समान मात्रा में तनित कर रहे हैं, समान बल लगाकर तनित कर रहे हैं, तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है जी। समान मात्रा मतलब प्रसार नियत है, तब S1 पर किए गए कार्य S2 पर किए गए कार्य से अधिक है, S2 पर किए गए कार्य से अधिक है। तो प्रकथन एक क्या करे, समान मात्रा में तनित की जाए तब S1 पर किया गया कार्य S2 पर किए गए कार्य से अधिक। S1 पर कार्य भाई पहली कमानी है, उसका नियतांक K1 है, दूसरी कमानी का नियतांक K2 है। तो इस पर कार्य ज्यादा तभी होगा जी जब K1 बड़ा होगा K2 से। K1 को बड़ा करना पड़ेगा ना जी। दूसरा क्या कह रहे हैं, K1 छोटा है, K1 छोटा नहीं है जी, K1 बड़ा है। ठीक है, K1 बड़ा है K2 से, तभी W1 बड़ा होगा W2 से। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 3, तो इसका चौथा उत्तर बनना चाहिए। प्रकथन 1 और 2 दोनों सही है। प्रकथन K1 है वो छोटा, प्रकथन 1 है वो सही व्याख्या कर रहा है, उसको करेक्ट करना पड़ेगा जी, K1 को बड़ा करना पड़ेगा K2 से। ठीक है, क्वेश्चन 3 में तो वही है जी, कार्य dW = F dx लगाओ, लिमिट रख दो जी 0 से L, F का मान रख दो, F का मान क्या आएगा, AX प्लस में BX², 0 से L, और साथ में क्या लिख दो जी dx। बस इसको सोल्व ही करना है जी, सोल्व करते आंसर आ जाना चाहिए। AX² 2 BX की घात 3/3, 0 से L। A 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा, L ही रखना है खाली, AL² 2
BL की घात 3/3, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ठीक है जी, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन इसके रहते हैं, उसके बाद हम नया लेसन भी स्टार्ट करेंगे, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन हमें अगले क्लास में स्टार्ट करना है। तो आप ये सारे क्वेश्चन जो कराए हैं वो अच्छे से देख लीजिए, इनको कर लीजिए। मैंने हर लेसन में तो 100% क्वेश्चन बोर्ड पे कराए हैं, इस लेसन में मैं मान सकता हूँ कि मैंने 96-7% कराए हैं, 2-3% क्वेश्चन छोड़े होंगे मुश्किल से, 2%, क्योंकि स्टेज 3 में 5-7 क्वेश्चन छोड़े हैं जो कि कुछ सिमिलर हैं या कुछ अगले लेसन के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप उनको अच्छे से कर लेना, अगले लेसन में कुछ तरल के क्वेश्चन हैं। ठीक है जी, तो जो मैंने कराए वो आप कर लिए, बहुत बहुत बड़ी बात हो जाएगी वो सारे क्वेश्चन अगर आपने कर लिए और मॉड्यूल के एग्जाम्पल कर लिए तो आपका 100% कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो फिर उसके बाद आप। ठीक है, तो नेक्स्ट इनको आप सबको रिवाइज कर लें, स्टेज 1, 2, 3, 4 जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सबको आप रिवाइज कर लें। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।